नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमित ठाकुर जी। मैं एक न्यूरो सर्जन और एपिलेप्सी सर्जन हूँ और पिछले 10 साल से मैं न्यूरो सर्जरी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और 300 से ज़्यादा एपिलेप्सी सर्जरीज हमारी टीम ने सक्सेसफुली पिछले 10 साल में किए हैं। तो जैसा कि हमने हमारे पुराने वीडियोज़ में समझा है कि एपिलेप्सी एक ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है जिसमें ब्रेन की पेशियों में अचानक और अनगिनत विद्युत लहरें मतलब इलेक्ट्रिक स्पार्किंग होते हैं। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि ये इलेक्ट्रिक स्पार्किंग क्यों होता है। तो इसके अगर हम कारण समझने चाहेंगे तो बहुत सारे कारण हैं, 250 से 300 कारण हैं, लेकिन इस वीडियो में हम मोटे मोटे तौर पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि किन बीमारियों की वजह से या किन फैक्टर्स की वजह से किसी भी इंसान को एपिलेप्सी हो सकती है। तो एपिलेप्सी के दो बेसिक टाइप्स है। एक है जनरलाइज, जैसा मैंने आपको समझाया है कि ब्रेन के दोनों हिस्सों से हमको एक राइट ब्रेन होता है और एक लेफ्ट ब्रेन होता है। अगर दोनों ब्रेन से एक साथ इलेक्ट्रिक करंट्स निकलते हैं और फैलते हैं तो उसको हम जनरलाइज्ड एपिलेप्सी बोलते हैं। और किसी एक हिस्से से अगर इलेक्ट्रिक करंट निकल के उसी ब्रेन में अगर फैलता है तो उसको हम फोकल एपिलेप्सी बोलते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि एपिलेप्सी जनरलाइज है या फोकल, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट भी अलग है। जब तक हम किसी भी एपिलेप्सी का कारण नहीं समझेंगे तब तक हम उसका पूरी तरह से इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि हर कारण का ट्रीटमेंट अलग है। हर एपिलेप्सी के टाइप की दवा अलग है, उसके डोसेजेस अलग है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको ये बताना चाह रहे हैं और ना कि आप इसको मेडिकल सलाह की बतौर लें। तो ब्रेन की पेशियों में इलेक्ट्रिक स्पार्किंग होने का मेन रीजन है उन पेशियों का एक्साइट होना। तो ब्रेन की पेशियों में कोई भी इंसल्ट या चोट, फिर वो केमिकल चोट हो सकती है या मैकेनिकल चोट हो सकती है, ट्यूमर की वजह से चोट हो सकती है या मेटाबॉलिक चोट हो सकती है, मतलब कैल्शियम शुगर का ऊपर नीचे जाना। इन सब वजहों से ब्रेन की पेशियां एक्साइट हो सकती है और पेशेंट को मिर्गी का दौरा आ सकता है। अगर हम समझे, मैं आपको इस वक्त पे बताना चाहूँगा कि आज भी 30% मतलब 1/3 ऑफ मिर्गी की बीमारियों का कारण साइंटिस्ट को नहीं समझ पाया है और इसको हम क्रिप्टोजेनिक एपिलेप्सी बोलते हैं। इन पेशेंट्स में कोई भी कारण कितनी भी जांचों के बाद हम नहीं समझ पाते। तो बचे हैं 60-67% आप पकड़ लीजिए या 2/3 पेशेंट्स। उनमें एक हिस्सा जो होता है वो इडियोपैथिक एपिलेप्सी या जेनेटिक एपिलेप्सी हम बोलते हैं, जो क्रोमोसोम्स के एबनॉर्मलिटी की वजह से बच्चों में ज़्यादातर पाई जाती है। तो इन मरीजों को बहुत दिनों तक या बहुत सालों तक एपिलेप्सी की दवाइयाँ लेनी पड़ती है। अब बचे रिमोट सिम्प्टोमेटिक एपिलेप्सी और एक्यूट सिम्प्टोमेटिक एपिलेप्सी, मतलब ब्रेन की पेशियों को कोई चोट लगने के कारण। इसमें हम अगर समझेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि बर्थ, अगर जन्म के वक्त ब्रेन को कोई भी इंसल्ट होता है या तो फिर वो ऑक्सीजन ना मिलने के कारण हो या शुगर कम ज़्यादा होने के कारण हो, तो वो जो ब्रेन को इंसल्ट रहता है वो परमानेंट रहता है और वही एपिलेप्सी का मेन कारण है बच्चों में। तो पेरीनेटल इंसल्ट बोलते हैं हम, जन्म के वक्त हुआ ब्रेन का प्रॉब्लम, जिसमें हाइपोक्सिया है या कैल्शियम एबनॉर्मलिटी है, शुगर एबनॉर्मलिटी है, ये ब्रेन परमानेंटली डैमेज होने की संभावना है और उसमें बच्चों को एपिलेप्सी अगले लाइफ में भी हो सकता है। वो 5वें साल में उभर के आए या 10वें साल में उभर के आए। तो चलो इसको थोड़ा सा और सहज करते हैं। हम अलग अलग एज ग्रुप्स में एपिलेप्सी के अलग अलग कारण देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों के ग्रुप से लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बर्थ इंसल्ट ये सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है। दूसरा है फिब्राइल सीजर्स, बहुत ज़्यादा बुखार, मतलब 100 से ज़्यादा जब बच्चों को बुखार आता है तब उनको जो कन्वर्जन्स आते हैं उनको हम फिब्राइल सीजर्स बोलते हैं। ज़्यादातर मरीजों में बाद में इनको लाइफ में ये प्रॉब्लम्स नहीं आते, लेकिन कुछ % मरीजों में बाद में इनको ब्रेन सिकुड़ जाता है, जिसको हिप्पोकैम्पल स्क्लेरोसिस बोलते हैं, और उसकी वजह से एडल्ट एज में इनको वापस सीजर्स आ सकते हैं। लेकिन ये प्रमाण बहुत ही छोटा है या कम है और इसको पूरी तरह से ठीक भी किया जा सकता है। सेकंड इम्पॉर्टेंट है बच्चों में डेवलपमेंटल एनोमलीज। डेवलपमेंटल मतलब ब्रेन की पेशियों की जो जड़न घड़न है वो पूरी तरह से ठीक नहीं रहती, मतलब उनका लेयरिंग प्रॉपर नहीं रहता, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में डिस्प्लासिया बोलते हैं।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है एपिलेप्सी आने का। फिर बच्चों में इन्फेक्शन जैसे मेनिंजाइटिस होता है या एन्केफेलाइटिस, ब्रेन का इन्फेक्शन होता है, इसकी वजह से उनको एपिलेप्सी आ सकती है। अब चलते हैं थोड़ा सा अगर एडल्ट्स में, तो मोस्ट कॉमन रीजन क्या है युवा पीढ़ी में? ब्रेन ट्रॉमा, मतलब एक्सीडेंट्स की वजह से ब्रेन को जो चोट लगती है उसकी वजह से हमको एपिलेप्सी आती है, जिसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी बोलते हैं। इन्फेक्शंस, ट्यूबरकुलोसिस, या इंडिया में एक पर्टिकुलर न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, एक तरह का कीड़ा होता है जो ब्रेन में कैल्सीफाई होता है, मतलब उसके अराउंड कैल्शियम जमा हो जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है आज भी इंडिया में एपिलेप्सी का, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। तो इन्फेक्शंस एक बहुत बड़ा हिस्सा है एपिलेप्सी का। थोड़ा हम और आगे जाए उम्र में, एल्डरली पॉपुलेशन में, तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है एपिलेप्सी का? स्ट्रोक, मतलब पैरालिसिस के अटैक जिसमें ब्लीडिंग हो सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। या तो फिर ब्रेन ट्यूमर्स की वजह से भी एपिलेप्सी बार बार होता है। तो हमने समझा कि अलग अलग उम्र में एपिलेप्सी के अलग अलग कारण क्या है, और हर कारण को पकड़ के फिर उसका इलाज या उसको जो सूटेबल दवाइयाँ हैं वो एक्सपर्ट डॉक्टर, मतलब एपिलेप्टोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट चालू करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ब्रेन की पेशियों को इंसल्ट कर सकती है, चोट पहुंचा सकती है, वो है टॉक्सिन्स। सबसे इम्पोर्टेंट टॉक्सिन हम सबका परिचित अल्कोहल। तो अल्कोहल की वजह से, या तो एक्सेसिव अल्कोहल की वजह से भी, या अल्कोहल विड्रॉल की वजह से भी पेशेंट को मिर्गी का झटका आ सकता है। सिमिलरली अगर शरीर में कैल्शियम या ग्लूकोज या सोडियम की मात्रा भी कम ज़्यादा होती है, या जो क्रॉनिक डायलिसिस पे जो पेशेंट्स रहते हैं उनमें भी एपिलेप्सी आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने समझा कि एपिलेप्सी के विविध कारण क्या है, और इन कारणों को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम इन कारण को विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक हम इसका इलाज पूरी तरह से नहीं कर सकते। इन कारणों को जानने के बजाय और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एपिलेप्सी के ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या है, जैसे एक्सेसिव लाइट या लैक ऑफ स्लीप या स्ट्रेस या फिजिकल एक्सर्शन। तो इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, जो एग्रेवेटिंग फैक्टर्स या ट्रिगर फैक्टर्स, वो भी आप जरूर देखिएगा। इसको छोड़ के भी आपके अगर और कुछ सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं और मेरी टीम इन सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।